आज हम बात करेंगे ग्रेविटेशंस में ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी कक्षीय चाल क्या है या कक्षीय वेग क्या है। तो इसको हिंदी में कक्षीय चाल भी लिखता है, लेकिन अंग्रेजी में हम लोग इसको ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। तो ये सबसे पहले हम देखेंगे ये सैटेलाइट यानी उपग्रह है क्या। ये जो उपग्रह है, ये उपग्रह दो प्रकार के होते हैं। एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट जिसको मानव निर्मित सैटेलाइट भी कह सकते हैं, और एक होता है नेचुरल सैटेलाइट। जैसे पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह है वो चंद्रमा। तो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा क्या लगाता, चक्कर लगाता रहता। इसी तरीके से हर ग्रह का अपना अपना उपग्रह, शनि का भी अपना उपग्रह, मंगल का भी अपना उपग्रह। तो ये सैटेलाइट एक्चुअल में जो हम ये सैटेलाइट की वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं, उपग्रह क्या है तो एक ऐसा पिंड जो ग्रह के चारों ओर अपनी कक्षा में चक्कर लगाता रहता है। ग्रह के चारों ओर अपनी कक्षा में क्या लगाता रहता, चक्कर लगाता रहता। तो इसी को हम लोग उपग्रह कहते हैं। ये उपग्रह दो प्रकार के होते हैं। एक मानव निर्मित जिसको मैन मेड या आर्टिफिशियल कृत्रिम कह सकते हैं, दूसरा प्राकृतिक जो नेचुरल। हम ये जो कैलकुलेशन करते हैं ये मेनली आर्टिफिशियल सैटेलाइट के लिए करते हैं, यानी मानव निर्मित उपग्रह के लिए करते हैं। मानव निर्मित उपग्रह भी दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ये क्या है तो इसको बोलते हैं भू स्थिर उपग्रह। इसको क्या बोलते हैं, भू स्थिर उपग्रह। इसी भू स्थिर उपग्रह का एक और नाम है जिसको हम लोग सिंक्रोनस सैटेलाइट कहते हैं। सिंक्रोनस सैटेलाइट, या इसको हिंदी में अगर देखें सैटेलाइट, SATELLITE। और इसको हम लोग तुल्यकाली उपग्रह भी कह सकते हैं। तुल्यकाली उपग्रह, ये दोनों नाम एक ही है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कह लें या सिंक्रोनस सैटेलाइट कह लें। हिंदी में इसको भू स्थिर उपग्रह, या सिंक्रोनस का हिंदी होता तुल्यकाली उपग्रह। ये उपग्रह क्या होता है कि जैसे मान लीजिए पृथ्वी के का कोई जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, तो पृथ्वी जिस एंगुलर स्पीड के साथ रोटेट होता है उसी एंगुलर स्पीड के साथ सैटेलाइट भी रोटेट करता है। यानी इसका अगर 1 घंटे मतलब 24 घंटे में अगर पृथ्वी एक चक्कर लगाती है अपने एक्सिस पे, तो सैटेलाइट भी 24 घंटे में एक चक्कर अपने उपग्रह पर लगाती है, जिसकी वजह से आपको स्थिर नज़र आता है। मतलब जिस वेलोसिटी से आप मूव कर रहे होते हैं उसी वेलोसिटी से सैटेलाइट भी मूव करता हुआ चला जाता, तो वो आपको स्थिर नज़र आता है। इसलिए इसको भू स्थिर उपग्रह कहते हैं। तो भू स्थिर उपग्रह जब कभी भी आएगा तो इसका जो आवर्तकाल यानी एक्सिस पे एक बार जो रोटेट करता है वो 24 घंटे में करेगा। उसी को तुल्यकाली का भी मतलब होता है एकदम बराबर काल, जो एक रोटेशन करने में बराबर समय लेता हो। यानी पृथ्वी अगर 24 घंटे में एक रोटेशन पूरा करता है अपने एक्सिस पे, तो सैटेलाइट भी 24 घंटे में एक रोटेशन पूरा करेगा। ये सब था जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। सैटेलाइट होता क्या, उपग्रह क्या होता, तो उपग्रह एक ऐसा पिंड है जो किसी भी ग्रह के चारों ओर अपनी कक्षा में चक्कर लगाता रहता है, यानी उसके चारों ओर मूव करता रहता है। अब हम बात करते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी की। किस वेलोसिटी की बात करते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात करते हैं, यानी कक्षीय वेग। ऑर्बिटल वेलोसिटी, इसको हम लोग कहते हैं कक्षीय वेग। क्या कहते हैं, कक्षीय वेग। ये ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी कक्षीय वेग क्या, हालांकि बुक में कई बार इसको कक्षीय चाल भी लिखा रहता, तो खैर इससे बहुत ज़्यादा ये नहीं है, चाल और वेग के कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना। तो हम लोग अंग्रेजी में ऑर्बिटल वेलोसिटी लिखते हैं। ये क्या, कोई भी उपग्रह, कोई भी सैटेलाइट जिस स्पीड से अपनी कक्षा में चक्कर लगाता रहता है, जिस स्पीड से अपनी कक्षा में चक्कर लगाता रहता है
उसी वेलोसिटी को हम लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। क्योंकि ये अपने ऑर्बिट में मूव करता है इसीलिए इसके वेलोसिटी को v नोट से डिनोट करते हैं। और ये ग्रह का मास कैपिटल M और ये उपग्रह का मास हम स्मॉल m कंसीडर करते हैं। और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इस ग्रह के सेंटर से इस उपग्रह के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम स्मॉल r मानते हैं। तो कक्षीय वेग का अगर कोई डिफिनेशन पूछे तो हम एक लाइन में कह सकते हैं, पृथ्वी के चारों, अगर पृथ्वी के उपग्रह की बात हो तो पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा में उपग्रह जिस वेग से चक्कर लगाता है उसको हम लोग कक्षीय वेग कहते हैं। या कोई भी उपग्रह अपनी कक्षा में जिस चाल से या जिस गति से मूव करता हो, गति करता हो, उसी वेलोसिटी को हम लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। एक तो उपग्रह अपनी कक्षा में जिस वेग से गति करता हो कक्षीय वेग कहलाता। क्या कहलाता? कक्षीय वेग कहलाता है। ऑर्बिटल वेलोसिटी मतलब कोई भी सैटेलाइट अपने ऑर्बिटल पाथ में जिस वेलोसिटी के साथ मूव करता हुआ नज़र आता उसी वेलोसिटी को हम लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। तो इन दोनों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तो इन दोनों पिंड के बीच जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है ये G m1 इंटू m2, तो m1 की जगह कैपिटल M और m2 की जगह स्मॉल m डिवाइडेड बाय दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। क्योंकि कोई भी वस्तु अगर किसी वस्तु के चारों ओर अपनी कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो वृत्ताकार पथ पर चक्कर तभी लगेगा जब कहीं न कहीं उसको अभिकेंद्र बल प्राप्त हो। मतलब वृत्ताकार पथ पर कोई भी वस्तु अगर चक्कर लगा रहा है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं अभिकेंद्र बल लगेगा। और ये अभिकेंद्र बल किसके वजह से प्राप्त होगा? तो इसी दोनों पिंडों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है इसी गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो गया? तो G m1 इंटू m2, m1 की जगह कैपिटल M, m2 की जगह स्मॉल m डिवाइडेड बाय दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स अभिकेंद्र, अगर ये वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा तो इसका अभिकेंद्र बल क्या हुआ? तो mv²/r। ये समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 से अगर हम कंपैरिजन करना चाहें, समीकरण 1 और 2 से, तो ये कितना हो जाएगा? mv02/r इक्वल टू gmm डिवाइडेड बाय r²। तो m से m क्या हो जाएगा? कैंसिल, और r से r भी क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो v02 बराबर बचेगा gm/r। तो v0 इक्वल टू कितना हो जाएगा? √gm/r। तो ये क्या है? ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। इसी में अगर पृथ्वी के सैटेलाइट की बात करें तो ये स्मॉल r इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? पृथ्वी के सैटेलाइट की अगर बात करें तो पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल R हम लोग कंसीडर करते हैं। तो स्मॉल r इक्वल टू लिख सकते कैपिटल R, अब प्लस यहाँ से यहाँ तक का भी कुछ न कुछ हाइट तो होगा, तो ये हाइट को h मान लेते हैं। तो कैपिटल R प्लस h। तो v0 इक्वल टू हम लोग लिख सकते √gm डिवाइडेड बाय r प्लस h। अच्छा, ये हाइट जब r प्लस h लगभग इक्वल टू r हो, ये कब होगा? जब ये सैटेलाइट पृथ्वी के पृष्ठ के काफ़ी करीब चला जाए। जब ये सैटेलाइट पृथ्वी के पृष्ठ के काफ़ी करीब चला जाए तो r प्लस h अप्रॉक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? r। तो v0 इक्वल टू √gm/r। तो gm/r, तो इसको अगर हम देखना चाहें तो स्मॉल g इक्वल टू क्या लिखते थे याद है? gm/r²। तो ये एक r इधर 2 r है, r गुना r, तो एक r को इधर गुना करो तो gr इक्वल टू क्या हो जाएगा? gm/r। तो इसको अगर हम देखना चाहें तो v0 इक्वल टू √gr भी लिख सकते हैं। मेरा जनरल फार्मूला यही रहेगा ऑर्बिटल वेलोसिटी का। लेकिन जब कभी भी
कह दे कि पृथ्वी के काफ़ी करीब हो जब उपग्रह, यहाँ कंडीशन लगेगा, जब उपग्रह पृथ्वी के काफ़ी करीब हो, पृथ्वी के काफ़ी करीब हो, पृथ्वी के जैसे ही काफ़ी करीब होगा तो क्या होगा, तो ये r+h लगभग इक्वल टू क्या हो जाएगा r, तो ये √g r। तो g का वैल्यू 9.8 और r का वैल्यू आप लोग 6400 किलोमीटर लग सकते हैं। इसका वैल्यू जब सब कुछ रखेंगे तो ये लगभग 8 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से आएगा। तो ये क्या था, ये था ऑर्बिटल वेलोसिटी। अगर इसी में कोई सैटेलाइट का टाइम पीरियड पूछते कि सैटेलाइट का टाइम पीरियड क्या होगा, तो मेरा जनरल इक्वेशन ऑर्बिटल वेलोसिटी का यही है। तो फॉर टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, फॉर टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, यानी उपग्रह के आवर्तकाल की अगर हम बात करें, उपग्रह के आवर्तकाल के लिए, तो उपग्रह के आवर्तकाल के लिए अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, वेग बराबर दूरी बटे समय, वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, या चाल बराबर दूरी बटे समय। तो v0, ये टोटल दूरी कितना, तो 2πr, टोटल दूरी कितना, तो 2πr, समय कितना, तो एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसको हम लोग कैपिटल टी कहते हैं। यही था आवर्तकाल, एक चक्कर लगाने में जो समय, तो t = 2πr बटे v0। तो v0 का अगर वैल्यू रखना चाहें तो ये √gm/r, तो t इक्वल टू हो जाएगा ये 2πr डिवाइडेड बाय √gm/r। तो ये r पलट के ऊपर चला जाएगा, तो 2π ये r और ये √r बटे gm, एक r जैसे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2π √r³ बटे gm। तो ये हुआ आवर्तकाल। अगर इसी में स्मॉल r का वैल्यू टोटल लिखें तो r+h लिख सकते हैं, तो t इक्वल टू 2π √, ये हो जाएगा r+h का होल क्यूब बटे gm, r+h का होल क्यूब बटे gm। ये आवर्तकाल है। कौन सा काल है, आवर्तकाल, यानी एक चक्कर लगाने में लगा समय। अगर इसी में कोई पूछे कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, तो एंगुलर वेलोसिटी का भी कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं। एंगुलर वेलोसिटी तो वैसे जैसे v बराबर ओमेगा, यानी एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच भी कुछ रिलेशन होता है, उस रिलेशन से भी आप काम कर सकते हैं। या नहीं तो टोटल ओमेगा इक्वल टू 2π/t करेंगे, तो ये 2π/t करेंगे तो यहाँ से भी आ जाएगा। तो देखिए, अगर आवर्तकाल की बात करें कि आवर्तकाल क्या होगा, सॉरी आवर्तकाल तो हम निकाल चुके हैं। अगर कोणीय वेग की बात करें कि कोणीय वेग क्या होगा, देखेंगे कोणीय वेग ओमेगा इक्वल टू होता है 2π/t। तो t का वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, तो ओमेगा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 2π/, चूँकि t इक्वल कितना था 2π √r³ बटे gm, r³ बटे gm। तो यहाँ से लिख सकते हैं 2π √r³ बटे gm। 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा इक्वल टू बचेगा gm/r³। तो r को हम लोग कैपिटल R+h लिख सकते हैं, तो ओमेगा इक्वल टू √gm डिवाइडेड बाय r+h का ये होल क्यों हो जाएगा। ये ओमेगा कोणीय वेग है, ओमेगा क्या, कोणीय वेग। तो चलो अब हम बात करेंगे, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी टाइम पीरियड है। अगर इसी में कोई पूछेगा, ये कोणीय वेग भी हम कह सकते हैं या इसको कोणीय आवृत्ति भी कहते हैं। कोणीय वेग भी यही होगा और कोणीय आवृत्ति भी यही पूछेगा। अगर हमको कोई पूछ दिया कि आवृत्ति क्या होगा, मतलब एक सेकेंड में ऑर्बिटल मतलब ये जो सैटेलाइट है कितना चक्कर लगाएगा, तो आवृत्ति की अगर बात करें कि आवृत्ति को अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी आप लोग कहते हो,
फ्रीक्वेंसी, तो ये न्यू इक्वल क्या हो जाएगा 1/t, तो t का वैल्यू कितना 1/t, तो t का जो वैल्यू होगा ये 2π√r³/gm, तो ये हो जाएगा 1/2π√gm/r³, ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, यानी आवृत्ति हो। 1/आवर्त काल को ही हम लोग आवृत्ति कहते हैं, यानी 1 सेकेंड में कितना चक्कर लगाएगा, तो आवृत्ति यहाँ से भी निकल जाएगा। तो अगर हम इसी में और भी यहाँ से अगर हम आवृत्ति निकालना चाहें तो यहाँ से भी आवृत्ति निकाल सकते थे, देखेंगे कैसे। देखिए आवृत्ति को अगर हम चाहें तो ओमेगा इक्वल टू एक फार्मूला होता है 2π/न्यू, तो न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा ω/2π, तो ओमेगा का वैल्यू अगर यहाँ रखें सीधा 1/2π ये gm/r³, यहाँ से भी ये आवृत्ति निकल जाएगा। R को हम लोग कैपिटल R+H लिख सकते हैं। अगर इसी में कंडीशन लग जाए जब पृथ्वी के काफ़ी करीब हो, तो पृथ्वी के काफ़ी करीब हो तो R+H को हम लोग सीधा क्या लिख देते हैं, ये R+H का होल क्यों हो जाएगा। अगर यही जब उपग्रह पृथ्वी के काफ़ी करीब हो तो R+H अप्रॉक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा R, उपग्रह पृथ्वी के काफ़ी करीब हो, जब उपग्रह पृथ्वी के काफ़ी करीब हो तो 1/2π इक्वल टू √gm/r³, क्यों, चूँकि R+H लगभग इक्वल टू क्या हो जाता है R+H लगभग इक्वल टू क्या हो जाएगा R। तो अब हम बात करते हैं, अगर कोई पूछेगा कि ये सैटेलाइट का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट भी कंसीडर कर सकते हैं। और उसके बाद इसका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट पूछे कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट कितना होगा, तो वो भी यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं, वो भी कैलकुलेट कर ही लेते हैं। उसके बाद एक और चीज़ पूछेगा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट या हाइट ऑफ सैटेलाइट, तो हाइट ऑफ सैटेलाइट के लिए भी हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। हम सबसे पहले अब बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। जैसे काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, तो ये क्या हो जाएगा 12mv², तो ये उपग्रह की गतिज ऊर्जा, उपग्रह की गतिज ऊर्जा, तो उपग्रह की गतिज ऊर्जा 12mv², तो ये v0 इक्वल टू क्या बचेगा √gm/r, तो ये 12mv², तो v का स्क्वायर जैसे ही करेंगे तो ये रूट गायब हो जाएगा, तो ये gm/r। ये 12m, अब v0 को स्क्वायर करेंगे तो ये रूट गायब हो जाएगा, तो gm/r, तो ये कितना बच जाएगा g कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई 2r। ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट रहा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। इसी में अगर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट की बात किया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, तो ये कितना हो जाएगा, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इंटू मास ऑफ द सैटेलाइट। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना, तो -gm/r, अच्छा ये m इंटू स्मॉल m, तो -gm/r, तो gm m क्या, तो मास ऑफ द प्लेनेट कर सकते हैं, मास ऑफ द प्लेनेट कैपिटल M,
और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, तार जितनी डिस्टेंस पे ये वस्तु को लाते थे उससे डिवाइड हो जाता था। तो ये कितना हो गया -GMM/r। ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, यानी उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा। ये उपग्रह की कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा। इसी में अगर उपग्रह की कुल ऊर्जा की बात करें, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट यानी उपग्रह की कुल ऊर्जा। तो उपग्रह की कुल ऊर्जा की बात करें तो क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी या प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितना, तो ये GMM/2r, और ये पोटेंशियल एनर्जी कितना, तो -GMM/r। इन दोनों को जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो ये 2r, ये प्लस और माइनस, तो टोटल चूँकि ये निगेटिव एनर्जी ज़्यादा है और पॉजिटिव एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का आधा। तो ये कितना हो जाएगा -GMM/2r, -GMM/2r। तो ये क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। तो टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट कितना, तो GMM/2r। तो इसमें अगर हम देखना चाहें तो GMM/2r, तो r को हम लोग कैपिटल R+H लिख सकते हैं। तो ये टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। एक टर्म होता है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, तो ये निगेटिव ऑफ द टोटल एनर्जी। तो निगेटिव ऑफ द टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी कितना, तो GMM/2 × R+H। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ क्या हो जाएगा, तो GMM/2 × ये R+H। R+H को हम लोग स्मॉल r भी लिख सकते थे, ये इतना हो जाएगा नेगेटिव। अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी होता क्या, जैसे कोई सैटेलाइट अपनी कक्षा में चारों ओर चक्कर लगा रहा है, लेकिन वो सैटेलाइट किसी कारणवश ख़राब हो गया हो। तो किसी कारणवश जैसे ही ख़राब हो जाएगा तो आप उसको ऑर्बिट से हटाना चाहेंगे, तो ऑर्बिट से हटाने के लिए कम से कम इतना एनर्जी देंगे, तब वो ऑर्बिट छोड़ करके बाहर चला जाएगा। तो यानी होता क्या, जब कभी कोई सैटेलाइट ख़राब हो गया हो तो उसको बाइंडिंग एनर्जी के बराबर आप अगर एनर्जी देते हैं तो वो अपनी कक्षा को छोड़ करके धरातल पर आ जाएगा। तो अब हम बात करते हैं हाइट ऑफ सैटेलाइट की। अगर बात करें कि हाइट ऑफ सैटेलाइट क्या होगा, तो हाइट ऑफ सैटेलाइट यानी उपग्रह की ऊंचाई, उपग्रह की ऊंचाई यानी कितनी ऊंचाई पर उपग्रह मूव कर रहा हो, कैसे प्राप्त करेंगे। तो हम टाइम पीरियड का एक कैलकुलेशन किए थे। तो टाइम पीरियड के कैलकुलेशन में शायद आया था T = 2π √, इधर उग नहीं रहा है ये पूरा का पूरा। चलिए हाइट ऑफ सैटेलाइट के लिए हम अब यहाँ बात कर लेते हैं। तो हाइट ऑफ सैटेलाइट के लिए हम टाइम पीरियड का एक फार्मूला याद करेंगे। ये था 2π √R+H/gm। तो हमको क्या चाहिए, टाइम, ये हाइट ऑफ सैटेलाइट। तो यहीं से हम टाइम पीरियड यानी एक चक्कर लगाने में जो सैटेलाइट को समय लगा था वही इसी समय से हम कैलकुलेशन करेंगे। अभी थोड़ा देर पहले ये हम प्रूफ किए थे कैसे आया था। इसको स्क्वायरिंग बहुत साइड कर देंगे तो T² = ये 4π², ये क्या बचेगा R+H/gm। अब जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगा। तो 4π², ये R+H/3। तो ये R+H = ये GM/T²/4π²। इस पूरे पे पावर 3, तो इस पे पावर क्या हो जाएगा 1/3। तो H = बचेगा ये GM/T²/4π²। इस पूरे पे पावर 1/3 और ये -R।
माइनस आर, ये इस तरीके से। ये हाइट ऑफ सैटेलाइट। अगर इसी में कोई पूछ दे, ये हाइट ऑफ सैटेलाइट, अगर इसी में पूछ दे कि बताओ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की हाइट क्या है, तो आपको पता होगा कि ये जो आर है ये पृथ्वी की त्रिज्या होती है या किसी भी प्लेनेट का रेडियस होता। तो ये जो त्रिज्या है ये 6400 किलोमीटर है। तो जी का वैल्यू कांस्टेंट होता, मास ऑफ द अर्थ ये भी फिक्स होता है, ये 4 पाई, ये तो वैल्यू फिक्स है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए जो टाइम पीरियड आता है ये 24 घंटा, कितना घंटा, 24 घंटा है। तो इस घंटे को सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे और इस किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। सारे वैल्यू आप रखोगे तो ये हाइट जो आएगा 35,000 कुछ किलोमीटर आएगा, 35,900 या 800 कुछ किलोमीटर आएगा ये अप्रॉक्स। तो कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यानी भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है, तो लगभग 36,000 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, तो लगभग 35,800 या 900 कुछ किलोमीटर आएगा ये अप्रॉक्स कैलकुलेट करने के बाद। ये किलोमीटर को मीटर में आप कन्वर्ट कर लेंगे। ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो आवर्तकाल है ये 24 घंटे में एक चक्कर लगाता, 24 घंटे को आप सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। 300 को गुना भाग करने के बाद आपका वैल्यू वही 36,000 किलोमीटर के आसपास आएगा भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई के लिए। तो चलिए आज भर हम इतने छोड़ते हैं। अच्छा, इसमें कई बार जो है उपग्रह का उपयोग भी पूछता है, सैटेलाइट का क्या उपयोग है, तो कम्युनिकेशन पर्पस से और भी सुरक्षा के पर्पस से, तो ये सब हम लोग उपयोग करते हैं। इसी में एक पोलर सैटेलाइट होता है जो कि पोल के अराउंड अपना चक्कर लगाता। तो आप लोग भू स्थिर उपग्रह का उपयोग या सीधा उपग्रह का दैनिक जीवन में या आज के डेट में क्या उपयोग होता है तो वो लोग बुक से पढ़ लेंगे। इतना सिंपल सा क्वेश्चन, आसान थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये सब आसानी से बन जाएगा। चलिए आज भर हम इतना ही छोड़ते हैं। अगले दिन हम एस्केप वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।